दोस्तों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग फिजिकल जियोग्राफी में, भौतिक भूगोल में इस समय प्रमुख जो हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं अलग अलग अपर्दन के कारकों के माध्यम से, उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ चुके हैं। ग्लेशियर के वर्क को हमने समझा, विंड के, रनिंग वाटर के वर्क को हमने समझा। आज हम लोग वर्क्स ऑफ ओशनिक वेव्स, मतलब जो समुद्र में जो लहरें चलती हैं वो किस प्रकार से अपने कार्य को करती हैं। और हम ये जानते हैं कि ओशनिक वेव्स भी एक प्रकार के अपर्दन के कारक की भूमिका निभाती हैं, एक प्रकार का इरोजन एजेंट होती हैं। वो डिपोजिशन भी करती हैं और इरोजन भी करती हैं, अर्थात उनसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं। तो चलिए आज के इस अध्याय में हम लोग पार्ट 1 में ओशनिक वेव्स से बनने वाले जितने भी हमारे प्रमुख इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं उसका अध्ययन करते हैं। ओशनिक वेव्स का जो वर्क होता है बहुत ही सरल है। पहले आपको जो हम लोग पार्ट्स पढ़े वहां पे इंट्रोडक्शन में काफी कुछ समझना पड़ा, काफी टर्म्स को देखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा जटिल नहीं है, उतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है कि जो वेव्स होती हैं, वेव्स जब तट से टकराती हैं, हम जानते हैं अगर कभी भी आप समुद्री क्षेत्रों में गए हैं तो आपने जरूर महसूस किया होगा, देखा होगा, और नहीं गए हैं तो टेलीविजन के माध्यम से देखा ही होगा कि ओशनिक वेव्स की स्पीड बहुत तेज होती है, काफी पावर होती है उनमें। तो इस पावर से जब वो टकराती हैं जिस सरफेस पे या तटीय क्षेत्रों में, तो वहां पर वो तरह तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती हैं अपर्दन के माध्यम से। और जो भी वो मटेरियल लेके आ रही हैं उसका जब डिपोजिशन कर देती है, निक्षेप कर देती हैं, तो वो तरह तरह के निक्षेप जनित लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस प्रकार से टकराने से जो टूटने की प्रक्रिया होती है और उससे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो हो जाएंगे हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स ओशनिक वेव्स के। क्योंकि ओशनिक वेव्स में पावर बहुत होती है, स्पीड भी काफी होती है। और जो उसके डिपोजिशन से बनेंगे वो हो जाएंगे, जो निक्षेप से बनेंगे मतलब वो हो जाएंगे उसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो चलिए हम लोग अब इसके पार्ट 1 में, आज के इस अध्याय में बेसिक को हमने समझ लिया कैसे ओशनिक वेव अपने काम को करती है। अब हम लोग इसके सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ओशनिक वेव्स, मतलब कि ओशनिक वेव्स के सभी प्रमुख अपर्दनात्मक स्थल रूप। फ्रेंड्स, इस क्लिप को दिखाने का तात्पर्य यह है कि आप इससे जो ओशनिक वेव्स होती हैं उनकी पावर को समझ सकें, किस पावर से वो प्रहार करती हैं तटीय क्षेत्रों पे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अब चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, लैंडफॉर्म्स पे। सबसे पहले हम लोग इस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात फिगर को समझ लेंगे। जो हमारी पहली स्थलाकृति है, पहला इरोजनल लैंडफॉर्म है, वो है कोस्टल क्लिफ। तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगों के माध्यम से चट्टानों पर प्रहार किया जाता है और इससे तटीय क्लिफ का निर्माण होता है। तट का भाग सीधा खड़ा हो जाता है। क्लिफ के बेस पर तरंगे, या कह सकते हैं आधार पर तरंगे स्थल की ओर अधिक कटाव करती हैं और इस प्रकार क्लिफ के आधार पर खांच का निर्माण हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकें। अब ये जो पूरी प्रक्रिया को हमने समझा कि चट्टानों पर प्रहार करती हैं ओशनिक वेव्स और क्लिफ का निर्माण करती हैं और फिर खांच का निर्माण करती हैं। अब हम लोग इसको एक डायग्राम में समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मान लीजिए तटीय क्षेत्र है। अब जब लहरें यहाँ पर टकराएंगी तो क्या होगा कि यहाँ पर वो एक प्रकार की पहले तो क्लिफ का निर्माण कर देंगी। ये पूरा जुड़ा रहेगा। पहले क्लिफ का मतलब एक प्रकार का खड़ा ढाल होता है, बिल्कुल स्टीप स्लोप। तो जब ये खड़ा ढाल बन जाएगा टकराते टकराते, पहले हो सकता है ऐसे रहा हो नॉर्मल, लेकिन जब लहरें उस पर दबाव डालेंगी, टक्कर उनकी लहरों की, तो वो एक क्लिफ के रूप में हो जाएगा। और फिर ऐसे टकराहट होते होते एक समय ऐसा आएगा
यहाँ पे आप देख रहे हैं खांच का निर्माण हो गया है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन है, आप अपने मस्तिष्क में इसकी कल्पना करें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पॉइंट से ये दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए यहाँ पर भी पॉइंट लगे, मतलब कि पहले ही जुड़ा रहा होगा। ठीक, तो पहले क्लिफ के बाद आपने अभी डिफिनेशन में देखा कि लिखा था बाद में खांच बन जाता है, तो पहले ही पूरा जुड़ा था। अगर मैं फिर से इसे बना दूं तो पहले ही पूरा जुड़ा था। जब लहरें प्रहार करती चली गई तो क्या हुआ, ये यहाँ से कटना शुरू हुआ और ये इतना कट गया, तो एक प्रकार का खांच का निर्माण हो गया। अब ये कटता जाएगा और जब ये यहाँ तक कट जाएगा तो जो ये ऊपर का वाला पोर्शन है ये ऐसा प्रतीत होगा केवल इतना जुड़ा रहेगा, थोड़ा सा यहाँ जुड़ा रहेगा, पूरा कट जाएगा। ये जैसे मैंने दिखाया है सिर्फ इतना जुड़ा रहेगा, तो ऐसा लगेगा कि ये ऊपर वाला पोर्शन लटक रहा है। तो इसीलिए इसे हम लटकती भृगु भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हमें मिले, एक तो कोस्टल क्लिफ, सबसे पहले क्लिफ का निर्माण होगा, फिर भृगु बनेगी और फिर लटकती भृगु। लटकती भृगु का मतलब जो खांच विस्तृत जब हो जाएगा, जब खांच बड़ा हो जाएगा तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये लटकता हमें देखने में लगेगा और इसे हम संज्ञा देते हैं, इसे हम टर्म जो इसके लिए यूज करते हैं वो है लटकती भृगु। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का पहला लैंड फॉर्म है। बहुत इजी इसका कॉन्सेप्ट है। अगर हम फिर से बताएं तो लहरों के टकराने से क्लिफ का फॉर्मेशन होगा, लहरों की टकराहट जारी रहेगी तो खांच बन जाएगा, और जब लहरें और ज्यादा टक्कर करेंगी, इस पे टकराहट होगी तो ये खांच विस्तृत हो जाएगा और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो लटकता प्रतीत होगा। इसीलिए इसे हम लटकती भृगु कहते हैं। लटकती भृगु जब यहाँ तक बन जाएगा तब कहेंगे सबसे पहले बन रहा है आपका तटीय क्लिफ, कोस्टल क्लिफ, फिर कोस्टल क्लिफ से बन रहा है भृगु और भृगु के बाद बन रहा है लटकती भृगु। तो ये क्रम से हो रहा है, ये चीज ध्यान देने वाली है इसमें। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 टर्म्स देखे, क्लिफ, भृगु या तटीय भृगु और लटकती भृगु। तो ये चीज क्रम से हो रहा है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले एक बार में ही लटकती भृगु बन जाएगी। पहले क्लिफ बनेगा, क्लिफ के बाद फिर खांच बनेगा, फिर जब खांच और बड़ा हो जाएगा तब जाके फाइनली लटकती भृगु का निर्माण होगा। और आगे का जो हमारा अगला लैंड फॉर्म है उसमें क्या होता है, मैं उसको इसी फिगर में अगर बता दूं तो जब ये चीज और विस्तृत होती जाएगी तब क्या होगा, मान लीजिए अभी तक ये इतने से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पतले पतले से भाग से ये जुड़ा हुआ है और देखने में लटकता हुआ लग रहा है, लेकिन लहरों ने और प्रभाव अपना जमाया, लहरें और इस पे अगर टकराहट करेंगी, इस पे बल लगाएंगी तो क्या होगा कि ये इतना सा भाग से जुड़ा हुआ है तो मजबूत तो है नहीं, टूट जाएगा बस। और जब यहीं से ये टूट जाएगा तो ये जो पूरा इतना बड़ा पोर्शन लटका हुआ आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा और उसे हम नाम देते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म, अर्थात तरंग के द्वारा जिसका कटा हुआ है तरंग घर्षित वेदिका, तरंग घर्षित वेदिका या वेव कट प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख भी रहा है कि शुरू में तो यहाँ तक था, लेकिन जो ये पोर्शन आगे निकला हुआ था ये पूरा का पूरा गिर गया यहाँ पे, तो इसे ही हम कहते हैं तरंग घर्षित वेदिका। इसकी प्रारंभिक सतह भी दिखाई गई कि शुरू में यहाँ तक था, लेकिन जब खांच बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि ये पूरा पूरा गिर गया। अब आइए हम लोग इसकी डिफिनेशन एक देख लेते हैं कि कैसे अगर एग्जाम में आता है तो आप लिखेंगे इसको। जैसा कि लिखा है कि जब लटकती भृगु टूटकर गिर जाती है तो क्लिफ के सामने तटीय भाग पर जल के अंदर एक मैदान का निर्माण हो जाता है। इसे तरंग घर्षित मैदान, प्लेटफॉर्म या वेदी कहा जाता है। और जो ये मैदान बन रहा है ये इसके टूटने से बन रहा है, मतलब जो ये वाला पोर्शन था समुद्र में मैदान, कितनी रोचक सी बात है। मैदान का मतलब एक प्रकार का प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। मैदान शब्द उतना उसके लिए ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म शब्द ज्यादा सटीक उसके लिए रहेगा, क्योंकि वो तो आपका मैदान का कहने का तात्पर्य वो समतल है, बाकी जो उसमें मटेरियल है वो तो रॉकी मटेरियल है। तो कहने का बस सिंपल सा मतलब है कि जो पूरा का पूरा चीज, जो पूरा का पूरा जो भी हमने देखा, जो ये पूरा बड़ा था, ये जब टूट के नीचे गिर जाएगा तो समुद्र में चला जाएगा।
तो देखने में ऐसा लगेगा कि समुद्र में थोड़ा सा एक समतल एरिया कहाँ से आ गया है। तो वही है आपका तरंग घर्षित वेदिका या प्लेटफॉर्म। बहुत ही सिंपल इसका भी फॉर्मेशन है। और इसको समझने के लिए जो हमारा ऊपर वाला फिगर था, ये इस फिगर को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही फिगर कहीं ना कहीं आधार है बाकी सभी का। तो इस फिगर को अगर आप समझ लेंगे तो अगले जो फिगर्स हैं जो भी हमने अभी देखे जस्ट पहले, उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। कुल मिला के जो हमारे अभी तक के जितने भी लैंडफॉर्म अभी हमने पढ़े, लैंडफॉर्म तो हमने 2 ही पढ़े, लेकिन टर्म्स हमने कई सारे देखे, जैसे तटीय क्लिफ, भृगु, लटकती भृगु। और जब यही लटकती भृगु गिर जाती है समुद्र में तो बनता है तरंग घर्षित वेदिका या वेव कट प्लेटफॉर्म। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं, ये हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक प्रक्रियाएं हैं। अलग अलग लैंडफॉर्म तो हैं ही, साथ ही साथ शुरू में क्लिफ बनेगा, फिर आपका भृगु बनेगी, फिर लटकती भृगु बनेगी, और वही लटकती भृगु आगे चल के कभी न कभी तरंग घर्षित वेदिका के रूप में चल हो जाएगी। तो ये एक प्रकार की पूरी प्रक्रिया, एक क्रम है ये, तो हमें इसी क्रम में इसे समझना है। और ये जो दोनों हमने लैंडफॉर्म्स देखे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पहले वाले का फिगर है, फिर से आप देख लीजिए। दूसरे वाले का चित्र मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये डेफिनेशन और ये है उसका फिगर। नॉर्मल सा फिगर है, वही जो अभी हमने ऊपर वाले में देखा। ऊपर वाले फिगर में भी आप दिखा सकते हैं, वहीं से कट कर दीजिए और दिखा दीजिए कि वो पूरा का पूरा जो लटकता हुआ पोर्शन है वो नीचे की ओर गिर गया है। तो वहां भी आप दिखा सकते हैं और इस फिगर को भी बना सकते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म के लिए। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा लैंडफॉर्म है अंडाकार कटान तथा लघु निवेशिका कोव। जब तट के समानांतर क्रमशः कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतों का विस्तार होता है तो तरंग का जल कठोर चट्टान की संधियों में प्रविष्ट होकर भीतर प्रविष्ट होता है। क्योंकि इस कठोर शैल के पीछे कोमल शैल है, अतः जो जल प्रवेश करता है वो कोमल शैल का भीतर भी अपर्दन करके उसे खोखला बनाता रहता है और इससे कोव का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम लोग इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझें। इस चित्र में बहुत सही तरीके से दिखाया गया है कि किस प्रकार से कोव का फॉर्मेशन होता है। कोव का मतलब है अंडाकार कटान। अंडाकार कटान का सिंपल सा मतलब है कि अंडे के आकार का जब कटान हो। तो ये आपकी लहरें जब यहाँ पर अपना काम करेंगी, जब स्पीड से इस पे बल लगाएंगी, जब कह सकते हैं टकराहट जब होगी, तो यहाँ पर जल क्या करेगा, इसको खोखला बनाता रहेगा, इसको कटाव करेगा। क्योंकि अगर कठोर चट्टान होगी तब तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जहां जहां कोमल चट्टान होगी वहां पर वो कटाव कर देगा और इस प्रकार के लैंडफॉर्म का निर्माण होगा। अब जहां जहां कटाव नहीं हुआ वहां आप समझ लीजिए कि हार्ड रॉक है, और जहां जहां कटाव हो गया है वहां पर समझ लीजिए सॉफ्ट रॉक है। जैसे ये अवरोधी शैल यहाँ नहीं हो पाया लेकिन यहाँ हो गया। तो इस प्रकार से कटाव के माध्यम से इसका निर्माण होता है। और यहाँ एक पॉइंट और लिखा है कि जब लघु निवेशिका के पीछे समीपवर्ती कोमल चट्टान पूर्ण रूप से कट जाती है तो कठोर चट्टानों के भाग छोटे छोटे टापुओं के रूप में जल में तट से थोड़ी दूरी पर शेष रह जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इसे समझाने का प्रयास करें, मान लीजिए कि ये कठोर चट्टान का पार्ट है और इसके किनारे किनारे पूरा कोमल चट्टान है। अब जब लहरें इस पे अपना दबाव डाल रही हैं तो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि लहरें कठोर चट्टान को तो नहीं काट पाएंगी, बट अंदर अंदर कोमल चट्टान को पूरा काटती जाएंगी। और इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपको अलग एक देखने को मिल रहा है, ये एक अलग देखने को मिल रहा है, ये पहले हो सकता है यहाँ जुड़ा रहा हो और इसके आसपास पूरी की पूरी कोमल चट्टान रही हो।
केवल ये कठोर रहा हो तो लहरें क्या करेंगी, जब कोमल चट्टान को पूरा काट देंगी तो ये जो आपका पोर्शन है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा मेनलैंड से। तो ये यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये पहले हो सकता है यहाँ जुड़ा रहा हो, लेकिन जब लहरें इस पे कटाव की अपनी प्रक्रिया करेंगी तो जहां जहां इसके चारों ओर कोमल चट्टानें हैं उसको पूरा ये हटा देंगी। तो क्या होगा कि उन्हीं कोमल चट्टानों के माध्यम से ये मेन लैंड से जुड़ा था, लेकिन जब कोमल चट्टानें ही हट गई तो ये क्या होगा, ये अब समुद्र में वहीं का वहीं रह जाएगा और इसका जो जुड़ाव था ये मेन लैंड से वो टूट जाएगा। इस प्रकार ये छोटे छोटे टापुओं के रूप में हमें दिखाई देगा। तो ये एक प्रकार की बहुत ही नॉर्मल सी निर्माण की इसकी प्रक्रिया है, अंडाकार कटान या लघु निमेशिका, और इस प्रकार से छोटे छोटे टापुओं का निर्माण। दोस्तों, हमारा चौथा और आखिरी जो लैंडफॉर्म है वो वास्तव में कोई एक लैंडफॉर्म नहीं है, वो उसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म है। तटीय कंदरा और उससे संबंधित रूप, मतलब कि जो हमारी तटीय क्षेत्रों में गुफाएं होती हैं, केव्स होती हैं, और उससे जो भी इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे प्राकृतिक चिमनी, मेहराब और स्टैक। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लें। जब स्थल से कोई चट्टानी क्षेत्र समुद्र की ओर निकला होता है तो ऐसे में समुद्री तरंगों के द्वारा की गई अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप खोखली आकृति का निर्माण होता है। इसे कंदरा कहते हैं। सिंपल सा है, तटीय क्षेत्र के पास कोई ऐसा एरिया निकला हुआ है, चट्टानी भाग, और लहरें अपने प्रभाव से उसे खोखला बना दे रही हैं। जब कंदरा में समुद्री जल आर पार प्रवाहित होने लगता है तो कंदरा की छत पुल की भांति दिखती है, जिसे मेहराब कहते हैं, परंतु यह मेहराब स्थायी नहीं होता तथा अपर्दन के कारण इसकी जो ऊंची छत है वो कमजोर हो जाने से टूटकर नीचे गिर जाती है, जिस कारण चट्टानें स्तंभ की तरह खड़ी दिखती हैं। इसे ही स्टैक या स्कैरी कहते हैं, सागरी स्तंभ या चिमनी शैल। अब हम लोग फिगर में देखते हैं इस चीज को। ये मान लीजिए चट्टानी एरिया था, ये निकला हुआ भाग था तटीय क्षेत्रों में। लहरों ने अपने प्रभाव से इसे खोखला बना दिया तो निर्माण हो गया कंदरा का। अब जब कंदरा बन जाएगी तो इसका जो ऊपर वाला भाग होगा ये आपको छत या मेहराब की तरह देखने में लग रहा है, तो उसे कहा जाता है छत या मेहराब। इसके पश्चात ये जब लहरें यहाँ पर और काम अपना करती रहेंगी तो ये छत मान लीजिए टूट जाएगी, यहीं से अगर ये क्रैक हो जाए तो ये करिए, यहीं से हम इस पे हम पॉइंट लगा दें, ये यहीं से क्रैक हो जाए तो ये आपको एक पूरा स्तंभ के रूप में दिखेगा, और यही स्तंभ है स्टैक या स्कैरी। ठीक, तो सबसे पहले केव का निर्माण होगा। केव जब और विस्तृत हो जाएगी तो ऊपर वाला भाग कैसा लगेगा देखने में, छत या मेहराब की तरह, और जब वही छत टूट जाएगी तो एक स्तंभ की भांति हमें प्रतीत होगा। तो वो है, उसे हम टर्म जो उसके लिए यूज करते हैं वो है स्टैक या स्कैरी। और वहां पर हम लोगों ने एक और टर्म देखा था, वो था प्राकृतिक चिमनी, ऊपर लिखा हुआ था। प्राकृतिक चिमनी क्या होती है कि बेसिकली जब इस प्रकार से मान लीजिए कंदरा बनी हुई है और जब हवाएं यहां से आती हैं तो वो तेजी से अपना फोर्स लगाते हुए ऊपर से निकलती हैं कंदरा के, और वो उस पे अपना इरोजनल वर्क करती है। मतलब यहाँ पर प्राकृतिक चिमनी के फॉर्मेशन में वेव्स ने केव्स का निर्माण कर दिया अपने वर्क से, लेकिन प्राकृतिक चिमनी की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो केव के अंदर हो रही है, तो वो काम वायु कर रही है। वायु अपना बल लगा के यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र बना देती है, और जब उस छिद्रों के माध्यम से गुफा से निकलती है केव से तो सीटी की आवाज आती है। इसे ही हम कहते हैं प्राकृतिक चिमनी। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक चिमनी, नेचुरल चिमनी, कि जब केव से हवा तेजी से निकलती है तो वो छोटे छोटे छेद बना देती है और उसी छेद से सीटी जैसी आवाज करते हुए निकलती है, और ये हमारा प्राकृतिक चिमनी का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार से केव से रिलेटेड हमारे कई लैंडफॉर्म हैं।
कौन कौन हमने देखा? हमने केव को देखा। केव केव के अंदर ये सारे बनते, केव से रिलेटेड है कह सकते हैं, अंदर नहीं बनते, केव से रिलेटेड है। केव केव के पश्चात हमने देखा सबसे पहले केव है, छत है, मेहराब है, स्टैक या स्कैरी है और प्राकृतिक चिमनी। तो ये हम लोगों के टोटल 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू कोस्टल केव्स। इस प्रकार ये हम लोगों के 4 प्रमुख जो लैंडफॉर्म्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि कौन क्या क्या हम लोगों ने आज देखा। कोस्टल क्लिफ्स सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, और कोस्टल क्लिफ से रिलेटेड हम लोगों ने भृगु और लटकती भृगु को देखा था, जहाँ पर खांच वाली बात हम लोगों ने की थी। तो ये पहला। दूसरा हम लोगों ने वेव कट प्लेटफॉर्म देखा, जो कि जब लटकती भृगु टूट के गिर जाती है तो उससे बनता है तरंग घर्षित वेदिका। तीसरा हमने देखा लघु निवेशिका या अंडाकार कटान, जिसे हमने कोव कहा था, जो कि तटीय क्षेत्रों में जब कोमल और कठोर चट्टानें होती हैं तो कोमल चट्टानें कट जाती हैं, कठोर चट्टानें रह जाती हैं। कभी कभी तो अंडा के आकार का कटाव हो जाता है, कभी कभी जब कोमल चट्टानें पूरी अलग हो जाती हैं तो वो कठोर भाग टापू के रूप में समुद्र में रहता है, तो वो हमने देखा था। फिर आखिरी अभी हमने केव देखा, छत या मेहराब और प्राकृतिक चिमनी इत्यादि जो इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं उसकी हम लोगों ने स्टडी की। इस टाइप को स्कैरी भी बोलते हैं। और चिमनी जो है हमारी नेचुरल चिमनी, जो कि जब हवाएं निकलती हैं केव में से तो छोटे छोटे छिद्र बनाते हुए निकलती हैं, तो उसे ही हम कहते हैं नेचुरल चिमनी। तो ये हमारे सभी इम्पोर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं जो कि बनते हैं ओशनिक वेव्स के इरोजनल वर्क के माध्यम से। लेकिन प्राकृतिक चिमनी में विंड अपना कार्य करती है, विंड अपनी भूमिका निभाती है। केव का निर्माण तो कर दिया वेव्स ने, ओशनिक वेव्स ने, लेकिन इसके पश्चात प्राकृतिक चिमनी की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें वायु का सहयोग होता है, योगदान होता है। दोस्तों, इस प्रकार ओशनिक वेव्स की इरोजनल लैंडफॉर्म्स का ये अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने सभी प्रमुख लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया, उनके निर्माण की प्रक्रिया को समझा, उनके डायग्राम को देखा, उनके असली चित्रों को भी देखा। अब आगे हम लोग इसके पार्ट 2 में इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।